परेशानियां अंदर में दिखाई देती हैं और विरोध के सुर जो हैं वो वहां दिखाई देते हैं। कैसे देखा जाए, क्या उत्तर प्रदेश के इस घटनाक्रम के जरिए महाराष्ट्र को ढकने की कोशिश हो रही है, या उत्तर प्रदेश के इस घटनाक्रम के जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार और आने वाला जो बजट सत्र है उसके लिए कुछ तैयारियां हैं? क्या कुछ दिखाई देता है? थोड़ा आगे की बातें करना चाहूंगा आपसे गर्ग साहब। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है वो अलग है पूरा। उसका मैं नहीं देखता कि महाराष्ट्र से कोई ताल्लुक है। उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है मैं उसको दिल्ली के साथ जो योगी सरकार का कॉन्फ्रंटेशन है उसमें देख रहा हूँ मैं, कि जो उत्तर प्रदेश में घाटा हुआ सीटों का, वो उसको लेकर जो नुकसान हुआ वो बहुत भारतीय जनता पार्टी में एक चिंता का विषय भी है और एक एक्सक्यूज भी बनाना चाहते हैं कि योगी के नेतृत्व में 2027 में विधानसभा भी हार जाएंगे और 2029 में लोकसभा में भी सफाया हो जाएगा, और ये जो 10 सीटें हैं विधानसभा के उपचुनाव की, इसके नतीजे भी प्रभावित हो सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा अभी हमने देखा कांवड़ यात्रा को लेके जो चल रहा है मुजफ्फरनगर से, ये योगी जी का अपना खुद का एक आइडिया है जो मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से योगी जी ने या उत्तर प्रदेश में सरकार ने चुनाव जीता था 2017 का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो स्थिति रही, दंगों की जो स्थिति रही, कम्युनल जो स्थिति रही, खासकर जैसे कैराना में जो 2013 से 16 तक स्थिति रही, सहारनपुर में जो दंगे हुए, और जो मुजफ्फरनगर में 2013 में जो हुआ। एक जो इसमें पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने उठाया है एक डिबेट में, वो ये है कि मुजफ्फरनगर को क्यों चुना गया। पूरे के पूरे इस एपिसोड के लिए, मतलब अयोध्या को या इलाहाबाद को, प्रयागराज को या काशी को या हरिद्वार को या मथुरा को क्यों नहीं चुना गया। तो इसमें जो मुझे ध्वनि नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि क्या कोई एक बड़ा कारण हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ ये बीजेपी सहारनपुर की सीट भी हार गई, मुजफ्फरनगर की सीट भी हार गई, कैराना की सीट भी हार गई, नगीना की सीट भी हार गई, बड़ी हारें हैं ये। मतलब जो मुजफ्फरनगर की हार है संजीव बालियान की, वो, या सहारनपुर में बीएसपी और बीजेपी दोनों के हाथों हार हुई है। कैराना में इकरा हसन जीत कर आई है, बहुत बड़ी हार है वो। नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद की जो जीत है वो एक बहुत बड़ी जीत है। बीजेपी बहुत सदमे में है राजीव जी, और लोगों में ये डर है या चर्चा है कि क्या कोई उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव इन चीज़ों के कारण पैदा हो, ये जो चल रहा है कांवड़ यात्रा को लेकर, या जो आदेश निकला। इस आदेश के बारे में मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूँ कि जो नया इसमें एडिशन है वो ये कि उसको नेम प्लेट को स्वैच्छिक कर दिया है, मतलब अब अनिवार्य नहीं रखा है। मतलब ये आज की जो खबर है जो मैंने देखी कि वहाँ के एसएसपी ने मुजफ्फरनगर के उसको नेम प्लेट रखने को, या पर जो डैमेज था वो काफ़ी हो चुका है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपने दो चीज़ें कही जो बातचीत में भी आई। चिराग पासवान ने जो विरोध किया और जयंत चौधरी ने जो विरोध किया, या जो जेडीयू ने विरोध किया। अब मेरा कहना है कि जयंत चौधरी के इलाके का पूरा मामला है ये, मुजफ्फरनगर का या गन्ने का पूरा जो बेल्ट है
या हरिद्वार का जो बेल्ट है पूरा का पूरा, मेरठ का जो बेल्ट है जो पूरा चलता है, जी। दिल्ली से बद्रीनाथ तक जो जाता है, इनसे पूछा ही नहीं गया। जयंत चौधरी से कोई बात नहीं की गई। इनके विधायक हैं विधानसभा में, उनसे नहीं पूछा गया। इनके सांसद हैं संसद में, उनसे कोई बात नहीं की गई। और ये विरोध कर रहे हैं, और चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं। उनके 5 सांसद हैं, मंत्री भी हैं, खुद मंत्री हैं ये, या जेडीयू विरोध कर रहा है। ये मैं मानता हूं कि बड़ा नकली विरोध है। ये अगर इनमें साहस हो तो ये कहते कि आप वापस लीजिए, नहीं तो हम छोड़ देंगे, सरकार छोड़ देंगे। पर इनमें साहस नहीं है, क्योंकि बिहार में अगले साल चुनाव है और चिराग पासवान को चुनाव का सामना करना है। उनकी उनकी महत्वाकांक्षाएं मुख्यमंत्री बनने की है चिराग पासवान की। तो वो विरोध करके वहाँ के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या मुसलमान हैं, उनका समर्थन नहीं खोना चाहते हैं। तो ये पॉलिटिकल है। ये जो विरोध है ये पूरा का पूरा राजनीति से प्रेरित है, चाहे जयंत चौधरी का हो या जेडीयू का हो। जेडीयू की बैसाखियों पर टिकी हुई है पूरी एनडीए सरकार। और उत्तर बिहार में मुसलमान जो वोट है, अल्पसंख्यक वोट है, बड़ा डिसाइसिव वोट है। तो ये क्या जेडीयू को लगता है कि वो मौखिक विरोध करके वहां बिहार के मुसलमानों का समर्थन प्राप्त कर लेगी? नहीं कर पाएंगे। इसको कहते हैं कि ये कोलेटरल डैमेज करने वाला योगी जी का बयान है, योगी जी का कदम जो है। और वो मुझे लगता है कि जो एक बात और है जो इम्पोर्टेंट है, कि इन्होंने जो भी किया हो अपने फायदे के लिए किया हो या खुद को वापस सत्ता में लाने के लिए कर रहे हो योगी जी, इससे मोदी जी और कमजोर हो गए हैं और बहुत नुकसान होगा। क्योंकि आने वाली संसद के सत्र में जो 2 चीजें आपने देखा होगा कि एक तो यूपीएससी का जो मामला है, ये जो पूजा खेड़कर का जो पूरा का पूरा प्रकरण है जी। और जिसके कारण यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने अभी 5 साल बाकी थे उनके रिटायरमेंट को, इससे सोनी को, और उन्होंने त्यागपत्र दे भी दिया और स्वीकार भी हो गया। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मोदी जी के नज़दीक है, क्योंकि ये बड़ौदा में भी रहे हैं, सबसे यंग वाइस चांसलर रहे हैं, और ये इनके राज में सबसे ज़्यादा घपले हुए हैं। और ये पूरा मामला संसद में सुर्खियों में आने वाला है, जी। पूरा का पूरा मामला यूपीएससी का। और दूसरा जो मामला राजीव जी आने वाला है वो ये जो ऑर्डर है मुजफ्फरनगर का, कि ये जो नेम प्लेट लगाने का जो ऑर्डर है, तो ये जो डाइल्यूट किया है इन्होंने योगी जी ने, कि आपने उसको स्वैच्छिक कर दिया है, जो नया ऑर्डर है, उसका कारण ये कि इसका जो देशव्यापी विरोध हो रहा है उसके कारण बीजेपी को बहुत नुकसान होने वाला है। ये 2 चीजें जो आपने पूछी थी उसका मैं जवाब दे रहा हूं। तीसरी चीज आपने महाराष्ट्र को लेकर पूछी। जी। महाराष्ट्र में देखिए अभी इन्होंने एक नाथ शिंदे सरकार ने एक नया पासा फेंका है। लाडली बहना योजना के बाद लाडला भाऊ योजना उन्होंने डाली है। लाडला भाऊ मतलब लाडला भाई, जो मराठी में जी। भाई को भाऊ कहते हैं। उसमें 12वीं पास लोग, डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएट लोगों के लिए 10 से 18,000 रुपये मासिक का कि इंटर्नशिप का प्रोविजन किया है। अब इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं वहां महाराष्ट्र में। वो चर्चाएं ये है कि लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश में काफी फायदा पहुंचाया था बीजेपी को वहां। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की योजनाओं ने पहुंचाया था। अब ये पूछा जा रहा है या बातचीत चल रही है, इन्होंने 2-3 चीजें की है।
एक तो ये की है इस सरकार ने कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने दिए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो शिंदे सरकार है, और दो मतलब उसमें पैसा भी दिया, एडवांस दे दिया है बहुत सारी कंपनियों को। और एक जो ये योजनाएं शुरू की है, लाडला भाऊ योजना, क्या इसका इम्पैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? एक जो फैक्ट है वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एनडीए का वोट शेयर था वो 43.6% था, और एमवीए का मतलब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का जो वोट शेयर था 43.9 था। तो अगर आप पॉइंट वोट शेयर की बात करें, मतलब सीटों की बात नहीं करेंगे, सीटों में तो आपने देखा कि महाराष्ट्र में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है जी। पर वोट शेयर में 0.3% का ही घाटा दिखता है, जो 2024 के नतीजों का वोट शेयर है। हालांकि 23 सीटें थी बीजेपी की, 9 पर आ गई, मतलब काफी 14 सीटों का नुकसान हुआ। और जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो अजीत पवार पार्टी को हुआ। और जैसा टंडन जी ने कहा भी कि जो मराठी की पत्रिका है विवेक महाराष्ट्र में, उसने जो हार के कारण गिनाए हैं उसमें दो प्रमुख कारणों में एक तो ये है कि अजीत पवार के को लिया गया उसके कारण। तो आपने देखा कि पूना के कई नेता वापस शरद पवार के यहाँ चले गए। अभी एक लिस्ट बनी है शायद 30-35 अजीत पवार की पार्टी के लोगों की, वो सब लोग चले जाएंगे शरद पवार के साथ। अजीत पवार के साथ कुछ बचने वाला नहीं है, और अजीत पवार को शरद पवार लेंगे नहीं, क्योंकि उनकी पत्नी राज्यसभा में भेजी जा चुकी हैं बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से। तो महाराष्ट्र में अभी जो स्थिति है उसमें उद्धव ठाकरे का पल्ला तो निश्चित रूप से भारी है, और उन्होंने अडानी को लेकर जो बयान दिया है, जिसका जिक्र आपने अभी किया पूरा का पूरा, कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा रद्द कर देंगे। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अभी सबसे बड़ा सेटबैक भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में लगने वाला है। वहां जो नुकसान होगा सबसे बड़ा महाराष्ट्र में, वो बीजेपी को होगा। एकनाथ शिंदे को नहीं होगा उतना नुकसान, क्योंकि अभी भी लोकसभा के चुनाव में भी एकनाथ शिंदे को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि कह सकते हैं गेन हुआ है। तो जो हिंदुत्व का कार्ड है वो या तो उद्धव ठाकरे के पक्ष में है या एकनाथ शिंदे के। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में एक नए किस्म का समीकरण बनने वाला है, और बहुत सारी चीज नए सिरे से एक्सप्लेन होने वाली हैं वहाँ। देश की राजनीति इस समय काफी कई घटनाएं एक साथ चल रही हैं, और उन घटनाओं में जो आप देख रहे हैं कि मोदी जी पूरी तरह चुप हैं। आपने इन दिनों उनका कोई बयान नहीं सुना होगा। उन्होंने ये जो उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम पर या मुजफ्फरनगर के घटनाक्रम पर भी कुछ नहीं कहा है। बीजेपी में जो चल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा है। बीजेपी के नए अध्यक्ष की भी नियुक्ति नहीं हो पाई है, नड्डा जी अभी वैसे ही चल रहे हैं। बीजेपी इस समय बहुत बड़े संकट में है, और उस संकट से कैसे ये पार पाना, ये बजट में थोड़ा सा क्लियर होगा कि तेलुगु देशम को और जेडीयू को ये कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं। जो स्पेशल पैकेजेस ये लोग मांग रहे हैं वो है, खासकर जो चंद्रा बाबू को जो पैसे चाहिए जी, अमरावती के लिए चाहिए और तमाम चीज़ों के लिए चाहिए, वो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा हमको 2-1 दिन में जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा 22 तारीख से, और 23 को जो बजट है, बजट में बहुत सारी चीज़ें साफ होंगी कि इस सरकार
कितने पैनिक में है, नहीं है, कि किन चीज़ों की घोषणाएं करती है, क्या चीज़ें देती है, क्या चीज़ें लोगों से छीनती है, वो काफ़ी, क्योंकि अडानी अंबानी से कुछ, पर अगर कुछ प्रहार नहीं होता है और वो औद्योगिक घरानों को कुछ बजट में मिल जाता है, तो इस सरकार के खिलाफ काफ़ी चीज़ें जाने वाली हैं। ये काफ़ी आक्रामक किस्म का विपक्ष होगा राजीव जी इस बार संसद में, और हम देख रहे हैं कि आक्रामकता राहुल गांधी की बढ़ती जा रही है। आपका कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। जी जी, सेकेंड राउंड आता हूं गर साहब कुछ सवालों के साथ, और जो जहां पे आप इस बात को रोक रहे हैं कि सदन के अंदर कुछ आक्रामक चीजें और आक्रामकता पिछले दिनों हमने राहुल गांधी की बढ़ते हुए देखी है संसद के अंदर। उनका एलओपी के रूप में भाषण भी हमने सुना और वो भाषण भी काफ़ी आक्रामक था, और उस भाषण के बाद नरेंद्र मोदी को